हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। आज हम हमारे चैनल पर एक बैंकिंग अवेयरनेस पर एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ये कोर्स पूरा बैंकिंग अवेयरनेस का हर एक टॉपिक कवर करेगा जो कि इम्पोर्टेंट है सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, जैसे कि IBPS PO, SBI PO, RRB PO और भी जितने सारे बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं और जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक आता है। ठीक है, आज जो क्लास रहेगा वो इंट्रोडक्टरी रहेगा, यानी कि हम सिर्फ सिलेबस और थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट इस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं उस बैंकिंग अवेयरनेस का सिलेबस क्या रहता है। ठीक है, तो ये रहा आपका टेबल ऑफ कंटेंट जिसमें हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। व्हाट इज बैंकिंग एंड इट्स हिस्ट्री, बैंकिंग और उसकी हिस्ट्री क्या है। टाइप्स ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, बैंकिंग का कितने प्रकार के बैंकिंग होते हैं ये भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि रिटेल बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, ग्रीन बैंकिंग, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे RBI एंड इट्स फंक्शंस। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, RBI काम क्या करता है देश में। ठीक है, नेक्स्ट जानेंगे हम मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI। मॉनेटरी पॉलिसी RBI कैसे मैनेज करता है, उस RBI मॉनेटरी पॉलिसी को किस तरह से यूज करता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब टूल का क्या मतलब है, क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, आगे जानेंगे हम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन बैंकिंग इन इंडियन बैंकिंग। आगे फिर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एक बैंकिंग के एग्जाम्स के इंटरव्यू में ये पूछे जाते हैं कि नेशनलाइजेशन क्यों करा गया था और कितने बार नेशनलाइजेशन हुआ है। ठीक है, जैसे 1969, 1980, इन सब में कितने बैंक्स को नेशनलाइज करा गया था और क्यों करा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। उसके बाद फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से है। उसके बाद जानेंगे NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इन इंडिया। और ठीक है, चलिए आगे सिलेबस में बढ़ते हैं। यहाँ पे हम जानेंगे DICGC क्या होता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इसका काम क्या है देश के अंदर। ठीक है, उसके बाद जानेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन रिलेटेड स्कीम्स, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, जो आम आदमी है उसको बैंकिंग के साथ ज्वाइन करना। ठीक है, बैंकिंग एक्टिविटीज़ के साथ ज्वाइन करना, उनकी सेविंग्स का हैबिट बनाना। ठीक है, ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन रिलेटेड स्कीम्स जानेंगे और ये क्यों लॉन्च करा गया था, इसका कौन कौन से रेगुलेशन, कौन से ये है, कौन स्कीम्स है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए देश में हेल्प होता है। और एक बात मैं आपको देना चाहता हूँ, मेरा जो लैंग्वेज है, मैं नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हूँ, तो मेरा लैंग्वेज थोड़ा डिफर करेगा हिंदी से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मैनेज करेंगे। ठीक है, मैं बाद में क्लास जो पढ़ाया जाएगा मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा ताकि मैं हिंदी प्रॉपरली बोल पाऊँ। ठीक है, तो चलिए सिलेबस में आगे बढ़ते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन बैंक एसोसिएशन IBI के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद NPCI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बैंकिंग एग्जामिनेशन में NPCI के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, NPCI क्या है, NPCI को कौन लॉन्च किया था, याद रखिएगा इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के साथ RBI ऐड होके NPCI को फॉर्म करा गया था। ठीक है, 2008 में ये फॉर्म हुआ था। तो NPCI के बारे में पढ़ेंगे और NPCI के प्रोडक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। NPCI का प्रोडक्ट क्या क्या है, जैसे IMPS हो गया, UPI हो गया, UPI लाइट हो गया, इन सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट कमिटी इन बैंकिंग सेक्टर, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन से कमिटी के अंडर आया था, पेमेंट बैंक कौन से कमिटी के अंडर लाया गया था। ठीक है, और भी जो डिफरेंट कमिटी है, फिर RRB, फिर आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अभी हम जानेंगे, वर्ल्ड बैंक के बारे में जानेंगे, IMF के बारे में जानेंगे, IDA के बारे में, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, और AIIB के बारे में भी, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में भी जानेंगे। फिर आगे जानेंगे हेडक्वार्टर्स और टैगलाइंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक से, जैसे हमारे जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक और कौन सा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इन सब का जो हेडलाइंस, हेडक्वार्टर्स और टैगलाइंस के बारे में जानेंगे। फिर आगे जानेंगे NPA और सरफेसी एक्ट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है और इसके साथ सरफेसी एक्ट का कैसा लिंक है, इस सब के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और भी देख लीजिए सिलेबस, हमेशा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे जहाँ से वो पूछ सकते हैं। ठीक है, हर एक टॉपिक को हम क्लियर से बारीकी से कवर करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ऑल अबाउट बसेल नॉर्म्स, इसको हम बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे क्योंकि बसेल नॉर्म के बारे में बार बार पूछा जाता है और मैंने देखा कि बहुत सारे टीचर्स बसेल नॉर्म के बारे में क्लियर कट वो चीज़ें
पढ़ाते नहीं यूट्यूब पे, वो बोलते हैं कि नहीं यहाँ से प्राइम सब्सक्रिप्शन ले लो और हम वहाँ से पढ़ाते हैं क्योंकि ये बहुत वास्ट है, ऐसे कुछ बोलते हैं। लेकिन हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और इसका लिंक किसके साथ है, बैंक के कैपिटल के साथ है, ठीक है। और बैंक के कैपिटल के साथ इसका लिंक है और हम बैंक के कैपिटल स्ट्रक्चर को अच्छे से सीखेंगे तो उसके बाद हम पर्सनल लोन के बारे में जान पाएंगे, ठीक है। उसके आगे बढ़ेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, चेक्स क्या होती है और टाइप्स ऑफ चेक्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ मनी के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया, इंडिया में कितने तरह के बैंक होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, आरआरबीज, डेवलपमेंटल बैंक्स, इन सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर आगे जानेंगे मुद्रा बैंक क्या होता है। याद रखिएगा मुद्रा बैंक जो होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, ये सीडीबी के अंडर आता है, ठीक, किसके अंडर, सीडीबी के अंडर, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जानेंगे, इसका रोल क्या है, अगर बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है तो स्मॉल फाइनेंस बैंक की ज़रूरत ही क्या था, इसको लॉन्च क्यों करा गया, ठीक है। फिर आगे जानेंगे पेमेंट बैंक्स के बारे में, उसके बाद जानेंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड के बारे में, और एटीएम इन इंडिया, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पहला एटीएम कौन सी कंपनी ने लॉन्च करा था, क्यों लॉन्च करा गया था, कौन से स्टेट में लॉन्च हुआ था, ठीक है। और आगे जानेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एजुकेशन लोन्स हो गया और सोलर ग्रीन एनर्जी का लोन हो गया, ये सब प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे जानते हैं शेयर्स और डिबेंचर्स क्या होते हैं, बहुत बार कॉमर्स वाले ग्रेजुएट को बैंक के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि शेयर्स और डिबेंचर्स क्या होता है बताओ, ठीक है। फिर म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट का फाइनेंशियल स्कीम्स के बारे में जानेंगे। बैंकिंग एंड एनबीएफसी ओम्बुड्समैन के बारे में जानेंगे, जो कंप्लेंट फाइल होता है वो कैसे सोल्यूशन होता है, कितने दिन के अंदर सोल्यूशन होता है, अगर नहीं हुआ तो क्या करा जाता है, अगला स्टेप क्या है। फिर चेक्स एंड टाइप्स, मैं जो डिस्कस किया था वो कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसी के अंदर चेक्स एंड टाइप्स भी हम पढ़ लेंगे। फाइनेंशियल एब्रीविएशन, बहुत सारे टर्म्स ऐसे सीखेंगे जो यूजुअली पूछे जाते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में। उसके बाद आता है करेंसी सिस्टम्स इन इंडिया, और उसके बाद आता है रिस्क इन बैंकिंग सेक्टर, ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, मार्केट रिस्क क्या होता है, रेपुटेशन रिस्क क्या होता है, इन सब रिस्क के बारे में जानेंगे जो कि बैंकिंग सेक्टर से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सिलेबस ओवरव्यू अच्छे से हो गया होगा और आपने सिलेबस कम्प्लीटली देख लिया होगा अच्छे से आपको क्या कवर करना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम डायरेक्ट डिस्कस करेंगे कोर्स का पहला चैप्टर जो होगा व्हाट इज़ बैंकिंग एंड हिस्ट्री ऑफ बैंक्स इन इंडिया के बारे में, ठीक है। ये वाला टॉपिक ये हम पहले कवर करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वरना आपको ये वीडियो रिकमेंड नहीं होगा, ठीक है। एक के बाद एक हम पूरा सिलेबस कवर कर देंगे इस चैनल पर, ठीक है। तो अभी के लिए रुकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।